अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है करंट थ्रू अ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर में यानी कि मेटल में जो करंट है वो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो करंट थ्रू अ कंडक्टर। इसमें सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, तो उससे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से करंट जो है वो किसी कंडक्टर में फ्लो करता है। ठीक है। हमने एक पीस ऑफ कंडक्टर को कंसिडर किया। ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ कैपिटल एल है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, कन्वेंशनल करंट की अगर डायरेक्शन ये वाली है, तो इसमें एक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ को मूव करेंगे तो इन ये जाहिर सी बात है इन पे क्या अप्लाई होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्ट करेगी। ठीक है। और इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? आपको पता है कि जो सिलेंड्रिकल शेप होती है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसकी लेंथ, ये ही इसका वॉल्यूम होता है। तो हम कह सकते हैं ए एल इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। ठीक है। और हम कह सकते हैं यहां पर करंट इन द कंडक्टर इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रीली। ठीक है। ये इसमें फ्रीली मूव करते हैं। जब कोई भी फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करवाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ चार्जेस की तो नंबर ऑफ चार्जेस और इसके वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका क्या बनता है, नंबर ऑफ चार्ज इन सेगमेंट ए एल। तो इस टोटल सेगमेंट में अगर हम नंबर ऑफ चार्जेस निकालें तो वो एन ए एल निकलते हैं। ठीक है। तो टोटल चार्ज आपको पता है क्यू होता है। ठीक है। और ये किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, नंबर ऑफ चार्जेस को क्यू की वैल्यू से। और नंबर ऑफ चार्जेस सेगमेंट में कितने हैं, एन ए एल। और अगर हम इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो एन एल है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो क्यू होता है, मतलब 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास सिस्टम का आ जाएगा। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ करंट की, करंट थ्रू कंडक्टर आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसके अकॉर्डिंग क्यू की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू एन ए एल क्यू बाय टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करेगा। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम गेन करेगा, ठीक है, वो उसका टोटल टाइम कहलाएगा जो कि यहां से होकर यहां तक आने में लगेगा।
और उसके अकॉर्डिंग जो जब वेलोसिटी अचीव करेगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पे डी भी लिख देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये पूरी लेंथ जब कवर करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो उस पर वेलोसिटी अटेन करेगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। डिस्टेंस की जगह पे हम ये लेंथ ऑफ कंडक्टर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी लेंथ में ही उसने मूव करना है। ठीक है, और जो टाइम वो लेगा वो स्मॉल टी कहलाएगा। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एल ओवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये टी की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू एन ए एल क्यू ओवर एल ओवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रीअरेंज हम जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा एन ए एल क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी एन ए क्यू वी डी। ठीक है, अगर हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम यहाँ से बना सकते हैं, आई ओवर एन ए क्यू। ठीक है, अब देखें नंबर ऑफ चार्जेस से ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिवर्स में, जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे वो उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगी उस पर। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी कम हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एरिया के साथ, चार्जेस ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, एरिया ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स या एटम्स के पास स्पेस ज़्यादा होगी और उन पर ड्रिफ्ट कम लगेगी। देखे ना, हम जितना उसका एरिया कम करेंगे उनके पास ड्रिफ्ट के चांसेस और ज़्यादा होंगे, उतने ही उनका टकराव आपस में कोलिजन ज़्यादा होंगे, और कोलिजन ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ज़्यादा एक्ट करेगी किसी भी चार्ज पे। ठीक है, और करंट के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, जितना करंट बढ़ेगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि आपको पता होना चाहिए इस कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है और करंट किस पर डिपेंड करता है। करंट डायरेक्टली पोजीशन है किसके, एरिया के, चार्ज के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको मैं आपको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग भी पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ओहम्स लॉ आ जाता है हमारे पास। ओहम्स लॉ क्या है ये हमें ये बताता है करंट थ्रू कंडक्टर is directly proportional to the potential difference apply across conductor while the physical state of conductors remain same। ठीक है, तो ये हमारे पास ओहम्स लॉ की डेफिनेशन आ जाती है कि करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसी से इसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जितना पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस बढ़ाएंगे उतना ही उसमें करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आई, ये इसके में क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ। और यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज इक्वल टू आर, इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की बेसिकली डेफिनेशन क्या है इसके बारे में भी आप जान लें। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर
टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको किसी भी सर्किट में कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है इन सर्किट डायग्राम। अच्छा, यूनिट इसके क्या है? तो यहीं से अगर आप आर को फाइंड आउट करें, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, यहां से इसके यूनिट क्या बनेंगे? वोल्टेज के वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट ही आते हैं, और इसके एम्पेयर, तो ये बन जाएगा वोल्ट पर एम्पेयर, और इसको हम ओहम भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू ग्रीक सिंबल, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और 1 ओहम की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन 1 एम्पेयर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, when one potential difference apply across a conductor, then the quantity is called 1 ohm। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां पर, 1 ohm when 1 ampere current flow from conductor, when 1 potential applied across द कंडक्टर। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? 1 ओहम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ओहमिक और नॉन ओहमिक, वो कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं वो ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं, और जो इसको ओबे नहीं करते वो नॉन ओहमिक कहलाते हैं। ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं, द कंडक्टर्स स्ट्रिक्टली ओबे ओहम्स लॉ। ठीक है, और द कंडक्टर्स डोंट ओबे ओहम्स लॉ। ठीक है, ये ओबे करते हैं और ये नहीं करते, और इनके ग्राफ से हम इसको, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या आ सकते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो है ये ओबे नहीं करते ओहम्स लॉ को, मतलब वोल्टेज और करंट का जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये इसमें हमें शो नहीं होती। ठीक है, लीनियर लाइन वोल्टेज और करंट के बिटवीन शो नहीं होती। और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम प्योर मेटल लिख सकते हैं या सुपर कंडक्टर लिख सकते हैं। प्योर मेटल्स या प्योर कंडक्टर जो होते हैं वो ओहमिक कंडक्टर ही कहलाते हैं। तो वोल्टेज करंट की अगर हम डायग्राम यहाँ पर बनाएं, वोल्टेज और यहाँ पर करंट, ठीक है, तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर या तो लाइन ऊपर की तरफ चली जाती है और या लाइन नीचे की तरफ चली जाती है। तो किसी भी तरह से चाहे ऊपर हो या नीचे हो, प्रोपोर्शनैलिटी तो खत्म हो गई ना। तो ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओबे नहीं करेंगे वोल्टेज और करंट की प्रोपोर्शनैलिटी को, वो नॉन ओहमिक कहलाएंगे, और ऐसी डिवाइसेस नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाएंगी, ऐसे मटेरियल नॉन ओहमिक मटेरियल कहलाएंगे, ऐसे कंडक्टर नॉन ओहमिक कंडक्टर कहलाएंगे जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करेंगे, और जो इसको ओबे करेंगे वो कंडक्टर्स ओहमिक कंडक्टर कहलाएंगे, वो डिवाइसेस ओहमिक डिवाइसेस कहलाएंगी। ठीक है, और उनमें प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट आपको शो होगा, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे कि टंगस्टन फिलामेंट, जो पुराने पीली लाइट वाले बल्ब होते थे जिनमें वो टंगस्टन का स्प्रिंग सा होता था, वो ग्लो करता था, उसमें क्या होता था, जैसे ही हम उसको चलाते थे थोड़ी देर बाद वो हीटअप हो जाता था। हीटअप होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता था, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती थी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती थी। ठीक है, जो कि ये ब्लैक लाइन है ये टंगस्टन के लिए है, और ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली सेमीकंडक्टर के लिए है। तो सेमीकंडक्टर में वोल्टेज बढ़ने से करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, शुरू में कम होती है, उसके बाद इंक्रीज कर जाती है, लेकिन
टंगस्टन में क्या है, शुरू में इंक्रीज करती है लेकिन उसके बाद करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, करंट इंक्रीज नहीं करता। ऐसे कंडक्टर्स नॉन ओहमिक कहलाते हैं। और जिनमें प्रोपोर्शनैलिटी चलती रहे, जितना वोल्टेज बढ़ाएं उतना ही करंट भी इंक्रीज करता जाए, वो वाले ओहमिक कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारे पास करंट थ्रू कंडक्टर, जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट थ्रू कंडक्टर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग से डिस्कस किया। उसके बाद ओहम्स लॉ को पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या है, इनके यूनिट क्या है, 1 ओहम क्या है, फिर ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या हैं, या ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है। ये हमारे आज के टॉपिक थे। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।